नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की वीडियो में हम लोग ग्रामीण विकास की जो तीन योजनाएं बची थी वो वाला जो 3 योजनाएं हैं उसको कवर करेंगे आज। उसके अलावा थोड़ा सा अपडेट जो है वो भी आपको वो वाला हिस्सा भी मैं कवर करवाऊंगा जो थोड़ा सा बैंक लिंकेज कार्यक्रम का जो डाटा बताना है और एक दो चीज़ें हैं है ना, उसके डेटा को अपडेट करवाना है, वो चीज़ें मैं भी आपको बताऊँगा। आज के वीडियो से भी क्वेश्चन जो है वो पिछले पेपर में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन को देखते हुए ही मैं उसका डाटा लेके आया हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मैं वो कवर करवा दूंगा। तो 3 योजनाएं हैं जिसको देखनी है हमको, अटल पेंशन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। तो ग्रामीण विकास की 3 योजनाएं हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अटल पेंशन योजना APY, अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है वो 1 जून 2015 से की गई थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा योजना शुरुआत की गई थी। कब से, डेट याद रखना, 1 जून 2015 से। ये इसका लाभ मिलेगा 18 से 40 वर्ष की आयु के लोग जो हैं। 18 से जब इसका रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे, इस बीमा योजना को अलग अलग स्कीम है इसमें, उस योजना का लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच ही अगर आप इस योजना का स्कीम को चूज़ करके इसमें प्रीमियम भरना चालू करते हैं तभी आपको 60 साल के होने के बाद इसमें पेंशन का लाभ मिलेगा। अगर आप 40 क्रॉस कर गए हैं और इस योजना का चाहते तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम राशि जमा करनी पड़ेगी आपको। जैसे सपोज आप 25 वर्ष के हैं, आप आज स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद फिर आपको 60 साल तक प्रीमियम राशि जो भी है इसकी जमा करनी पड़ेगी। अब देखो, प्रीमियम राशि अगर आपको याद करना है तो इसमें बहुत सारी स्कीम है अलग अलग। ठीक है, तो जिस हिसाब से आप प्रीमियम राशि जमा करोगे उस हिसाब से आपको मासिक पेंशन मिलेगा 60 वर्ष के बाद। तो 1000 मिलेगा कि 1500 मिलेगा कि 2000 मिलेगा कि 3000 मिलेगा, तो सबका अलग स्कीम है। जैसे वो चार्ट प्रिपेयर करके बताते हैं ना, जब आप पेंशन कोई भी ऋण लेने के लिए जाते हैं तब, या फिर कोई भी पॉलिसी आपको खरीदना है तो वो चार्ट टाइप का है। अगर आप बोलोगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, लेकिन वो इतना सारा उसमें स्कीम है, वो स्कीम को याद करने का रिक्वायरमेंट मुझे तो लगा नहीं। आप अगर बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम चैनल पर मतलब कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस स्कीम का पूरा है डेटा मेरे पास, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि 60 वर्ष के बाद 1000 से 5000 तक मासिक पेंशन मिलेगा। अब कितना मिलेगा वो उस स्कीम को आप जब चूज़ करोगे कि कितना रुपये में प्रीमियम जमा कर रहा हूँ, 100 रुपये प्रीमियम जमा करने पे इतना स्कीम। उसके बाद फिर ये आयु वर्ष भी, कौन सी आयु में आप जमा करते स्टार्ट कर रहे हैं, वो सब डिपेंड होकर फिर आपका एक तरीके का पेंशन स्कीम बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, तो ये मासिक पेंशन है। राशि इस बात पर निर्भर कि आपने कौन सा प्लान लिया, यही मैं आपको बता रहा था अभी। कौन सा प्लान लिया उसके हिसाब से फिर आपका राशि, जैसे कि आप रिचार्ज करवाते हैं ना, तो जो प्लान लेंगे उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। उसी तरीके से इसका बहुत सारा प्लान है, तो वो सब प्लान को लोगे आप, जब चूज़ करोगे उसके बाद आपको उसका बेनिफिट मिलेगा कि। लेकिन राशि ये याद रखना आ सकता है तो क्या आएगा, कितना राशि अधिकतम न्यूनतम अधिकतम मिलेगा इसमें। तो न्यूनतम 1000 से अधिकतम 5000, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 60 वर्ष से पहले मृत्यु हो गई, देखो 60 वर्ष, ये पेंशन किसके लिए है, 60 वर्ष में आप रिटायरमेंट लेते हैं, आपका पेंशन नहीं चल रहा है, प्राइवेट सर्विस में है या किसी और सर्विस में जिसमें पेंशन नहीं मिलता है, तो आप इस पेंशन का लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन 60 वर्ष से पहले अगर आपकी मृत्यु हो गई जॉब करते करते ही या कुछ करते हुए, तो फिर जो नॉमिनेटेड, जो आप जब आप इस पेंशन स्कीम को खरीदेंगे तो एक नॉमिनेटेड मतलब नॉमिनेशन दर्ज होता है। मतलब आपको बोला जाता है कि अगर आप नहीं रहेंगे तो इसका लाभ किसको दिया जाएगा, तो उसमें नाम लिखना पड़ता है आपको, नॉमिनेशन। तो नॉमिनी को या आपके वारिस को, आप अपना वारिस का नाम लिख सकते हैं, तब पुत्र पुत्री उस सब का, या फिर जो नॉमिनेट रहेगा व्यक्ति उसको इसका लाभ दे दिया जाएगा। अब ये किसके लिए है, निम्न आय वर्ग, मतलब कि BPL परिवार लोग के लिए है। सुरक्षा गार्ड वाहक चालक है, और भी बहुत सारे सफाई कर्मी हैं, और भी जो छोटे छोटे रिक्शा चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर हैं, कूली हैं, मतलब जो BPL परिवार के हैं, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, वो लोग के लिए योजना लाई गई है। ये सक्षम लोगों के लिए योजना नहीं है। ठीक है, तो निम्न आय वर्ग के लोग इसका लाभ ले सकते हैं अटल पेंशन योजना का। ठीक है, क्लियर, इसमें ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ को याद रखना, एक तो कब से शुरुआत हुआ था, आयु वर्ग इंपॉर्टेंट है, और ये कितना मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा स्कीम देखते हैं अपन, पेंशन योजना। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है भाई। ये स्वैच्छिक पेंशन योजना है जो पेंशन निधि नियामक एवं विकास अधिकरण, ये तो आपको बैंक देगा, लेकिन ये क्या देगा, इस योजना को कौन देगा, पेंशन निधि नियामक एवं विकास अभिकरण PFRDA द्वारा नियमित की जाती है। ठीक है,
तो ये एक निधि नियामक विकास अभिकरण है, इसके द्वारा ये जो है वो पैसा आपको दिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद 1.5 लाख रुपए तक का इसमें लाभ आपको मिलेगा। इसका भी अलग अलग चीज़ें हैं इसमें, लेकिन इसमें सिर्फ मोटा मोटा इकोनॉमिक सर्वे में इस योजना के बारे में इतना ही दिया हुआ है, ग्रामीण विकास की इस योजना के बारे में ज़्यादा इसमें देखने का जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना कि इससे, इस निधि से जो या बैंक से ऋण आपको पैसा नहीं मिलेगा, विकास अभिकरण है जो PFRDA उससे आपको ये मिलेगा। सेवानिवृत्ति के बाद कितना लाख रुपए मिलेगा वो ध्यान रखना, 1.5 लाख रुपए ये मिलेगा। ठीक, तो ये 2 योजना। ठीक, एक और योजना है सुकन्या समृद्धि खाता। ये सुकन्या समृद्धि खाता थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित था, और जो बेटियां थीं देश में वो उनको मृत्यु कर दी जा रही। मतलब आप देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी रूढ़िवादी परंपराएं चल रही हैं, जिसके माध्यम से जब बेटी पैदा होती है घर में तो उसकी हत्या का मतलब उसको कि बहुत सारी, आप लोगों को देखा होगा न्यूज़पेपर्स में, कूड़े कचरे में उसको फेंक दिया जाता था। ठीक है, जो बच्चियां पैदा होती थी उसको, क्योंकि लोग अभी भी बेटियां नहीं चाहते हैं घर पे। ठीक है, ये रूढ़िवादी सोच है। ठीक, तो ये इस तरीके की चीज़ों को देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चालू किया गया था कि एक तो बेटी बचाओ का मतलब क्या, जो अगर आपके घर में पुत्री पैदा हो रही है तो उसको बचाना है, उसको किसी तरीके से उसको जीवन देना है, गरिमामय जीवन वातावरण देना है उनको। और दूसरा, बेटी पढ़ाओ का मतलब बेटियां जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई भी नहीं जाती थी। ठीक है, उनको पढ़ने नहीं भेजा जाता था। ये भी एक सोच थी कि लड़के को पढ़ाना है लेकिन लड़की को नहीं पढ़ाना है। धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है अभी, और काफ़ी प्रोग्रेसिव हो रहा है अभी समाज, काफ़ी जो सोच है उसमें परिवर्तन आया। लेकिन अभी भी बैकवर्ड रूरल एरियाज़ में वो चीज़ अभी प्रचलित है। ठीक है, तो अभी भी है। तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चालू किया गया था, उसी के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि खाता स्टार्ट किया गया था। अब सुकन्या समृद्धि खाता क्या है? देखिए, 10 साल से कम उम्र की अगर बच्ची है, तो छोटी बच्ची है, कोई पैदा हुई है, तो उसके माता पिता सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं। इसमें बेनिफिट ये है कि जो बेनिफिट आपको अभी देखो, आप जब अकाउंट खुलवाओगे सेविंग अकाउंट कोई भी बैंक में, 3-4% इंटरेस्ट रेट होगा मुश्किल से, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो इसके तहत इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दिया जाता है। सुकन्या समृद्धि खाता आप बच्ची के नाम पे खुलवाओगे, उसकी बच्ची की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। अगर 10 साल या 10 साल से ऊपर हो गई है बच्ची तो उसका खाता नहीं खुलेगा इस योजना के तहत। तो सुकन्या समृद्धि खाता अगर खुलवाया जाएगा तो पहले इसका ब्याज दर 9% था, मतलब जस्ट डबल से ज़्यादा 9% इसका ब्याज दर था, लेकिन अभी 9.2% हो गया। वो बदलते रहता है, मैं बताऊंगा आपको। तो वो जो है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, उससे बेनिफिट मिलेगा। तो 10 साल से कम उम्र होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर का एक भाग है, लागू हुआ था 22 जनवरी 2015, याद रखना इसको डेट को, 22 जनवरी 2015। ब्याज 9.1% था जब ये चालू हुआ था 2015 में। उसके बाद 15-16 का वित्तीय वर्ष में 9.2% हो गया था। ये चेंज होते रहता है। बैंक जो है हर 3 महीने में एनालिसिस करती है, और एनालिसिस करके अपने बहुत सारी चीज़ें रहती है, एस्पेक्ट को देखते हुए क्या करती है, इसके इंटरेस्ट रेट को घटाते बढ़ाते रहती है। वर्तमान में इसका इंटरेस्ट रेट 7.6%, जो 1 जुलाई 2021 के आंकड़ों के अनुसार इसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 7.6% हो गया है। तो घटते रहता है, बढ़ते रहता है, ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आयु सीमा 10 वर्ष से कम आयु की बच्ची का ही ये खाता खुलवाया जा सकता है। 10 साल से ऊपर हो गई तो खाता नहीं खुलवाया जा सकता। हर वर्ष जमा की जाने वाली रकम कितना है, कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए। देखो, कितना बार जमा करना है साल में, इसका कोई ये नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हर महीना जमा करना है, हर 2 महीना में जमा करना है, हर 3 महीने में जमा करना है। आपके पास जैसे जैसे माता पिता के पास, जैसे माता पिता ने अपनी बच्ची के लिए खुलवाया है, तो माता पिता के पास जैसे जैसे पैसा आते जाता है वो जाके बैंक में जमा कर सकते हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 150, अच्छा मिनिमम 250 है ना, तो 250 या 250 से ऊपर, 250 रुपये है, 300 रुपये है, 350 रुपये है, कभी भी जाके कितनों बार भी जमा कर सकते हैं। अब जमा करने के बाद क्या होगा, मैक्सिमम एक साल में 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 300 करके एक साथ 50,000 जमा कर दो, एक साथ 1 लाख जमा कर सकते हैं, एक साथ 5,000, 2,000, कितना भी जमा कर सकते हैं, कितने भी बार जमा कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लिमिट उसकी कितनी होनी चाहिए, एक साल में 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है, खाता खोलने से 14 वर्ष तक रकम जमा की जाएगी। देखो, अब 10 साल की बच्ची है, 10 साल से कम उम्र की बच्ची रहेगी, जैसे कि 5 साल 6 साल की है, उसके बाद उसका खाता खोल दिया जाएगा। उसके बाद खाता खोलने से 14 साल तक रकम जमा किया जाएगा। अब जैसे कि मान लो जब बच्ची 2 साल की है, 14 साल तक रकम आपको, ये जितना भी पैसा है माता पिता के पास वो जमा करेंगे। जमा करने के बाद वो राशि 21 साल की जब वो बच्ची हो जाएगी तो उसकी राशि मैच्योर हो जाएगी, और उसके बाद 21 साल के बाद उसको पैसा मिलेगा। ठीक है, 21 वर्ष के बाद, है ना, उसको 21 वर्ष के बाद इसमें जो है इंटरेस्ट रेट मिलते रहता है, ब्याज जो है वो मिलते रहता है। ठीक है, 21 साल के बाद पैसा एक मुश्त जो है वो मिल जाएगा, जितना जमा किए रहेंगे।
और अगर कहीं उसकी 21 साल के बाद भी जमा रखना चाहते हैं तो भी उसका इंटरेस्ट रेट उसमें ऐड होते रहेगा, मैसेज आते रहेगा कि इंटरेस्ट रेट इसमें ऐड हो रहा है। लेकिन 21 साल में वो खाता मैच्योर हो जाता है और उस बच्ची को पूरा पैसा जो है उसकी शादी के लिए या फिर उसकी पढ़ाई के लिए जो जिसके नाम पर खाता है वो एक साथ उस बच्ची को पैसा ये वाला है जो वो मिल जाएगा। इसके अलावा एक प्रावधान इसमें यह भी है कि 18 वर्ष की जब वो बच्ची होती है, कितने साल की, 18 साल की, तो 18 साल में भी इस पैसे को वो निकाल सकती है। देखो 18 साल में वो क्या हो जाएगी, वयस्क हो जाएगी, मतलब कि वो वोट देने के लायक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि सोचने समझने के लायक हो गई है तो 18 साल में अगर वो चाहे कोई बच्ची तो वो पैसा को 18 साल में वो निकाल सकती है। ठीक है, लेकिन इसका 50% ही 18 साल में मिलेगा। एक खाता मैच्योर होगा, ये पूरा फुलफिल होगा, 14 साल तक पैसा जमा करेंगे, खाता मैच्योर होगा 21 साल में। 21 साल में जब आप निकालेंगे तो पूरा पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट। जितने साल का इंटरेस्ट आपका ऐड हुआ है वो सब इंटरेस्ट के साथ 21 साल में पैसा मिलेगा। नहीं निकाले तो भी पैसा ऐड होते जाएगा, इंटरेस्ट है। लेकिन 18 साल में अगर वो बच्ची पैसा निकालना चाहती है अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शादी के लिए, उससे पहले अगर उसका शादी हो रहा है तो उसको 50% पैसा मिलेगा, 50%। ये चीज़ भी ध्यान रखना। तो यही है, 14 साल तक राशि जमा की जाएगी। पेनाल्टी 50 रुपये, कर में छूट। देखो अगर कहीं इसमें एक फ़ायदा और है कि जो पैसा निकलेगा आपका 21 साल के बाद, जैसे किसी माँ बाप ने 10 लाख रुपए जमा करवा दिया 21 साल तक, तो 10 लाख रुपए पे जब आप निकलेगा पैसा तो उसमें क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो इनकम टैक्स जो टैक्स है उसमें छूट मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, छूट मिलेगा। और पेनाल्टी 50 रुपये वो है कि जैसे कि खाता में पैसा जमा करना बंद कर देते हैं, काफ़ी टाइम तक पैसा जमा नहीं होता है तो पेनाल्टी लगता है 50 रुपये के हिसाब से। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना। अब ये हो गया आपका लागू करने का डेट, इसको ध्यान रखना, मिनिमम और कितना मैक्सिमम पैसा जमा कर सकते हैं। और मैं जो चीज़ बताया हूँ वो यहाँ पर अगर लिखा नहीं तो आप लोग उसको नोट करते हुए चलना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सुकन्या समृद्धि खाता। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इससे क्वेश्चन जो है वो ग्रामीण विकास के तहत ही, इसके ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको चलाता है। मतलब ये सुकन्या समृद्धि खाता जो है ग्रामीण विकास की योजनाओं में इसको दिया हुआ है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि खाता है, ये वाला योजना भी आपको याद रखना है। ठीक, तो यहाँ से तो इसके बाद आपका ग्रामीण विकास का लगभग सारी योजनाएं मैंने कवर करवा दी हैं आपकी। ठीक है, अब मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा अपडेट है पिछला, जैसे कि बैंक लिंकेज कार्यक्रम है, ये NRLM का पार्ट है। उसके बाद मैं जो बताऊँगा थोड़ा अपडेट है। ठीक है, तो उसको आप लोग अपडेट करते चलिएगा। SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम, स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम। बैंक लिंकेज क्या होता है मैं बताया था आपको, ऋण जो उपलब्ध होता है बैंक से, वो आप NRLM वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसको फिर से नहीं बता रहा हूँ। तो इसके तहत कुछ डाटा है जो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ। नाबार्ड द्वारा 2020-21 तक 4,03,000 समूह जो है वो 2020-21 तक क्या किया गया, 4,03,000 समूहों का चयन किया गया है। ठीक है, तो नाबार्ड द्वारा 2020-21 तक 4,03,000 समूहों का चयन किया गया है बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत। इतने समूहों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए चयन किया गया है, जिसमें से ऋण से संबद्ध 2020-21 तक इतने समूहों में से कितने समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है, तो 29,780 SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इतने समूहों का चयन किया गया था। लेकिन 29,780 स्व सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराया गया। भाई बैंक लिंकेज कार्यक्रम का मतलब क्या, बैंक से लिंक क्या आपको उपलब्ध कराना ऋण, तो 29,780 SHGs को क्या किया गया है, ऋण उपलब्ध कराया गया है। SHG संवर्धन संस्थान, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट, संवर्धन मतलब क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप संवर्धन संस्थान SSPI 58, ये एक संवर्धन संस्थान होता है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या करता है, आसानी से उपलब्ध कराता है, ऋण वगैरह उपलब्ध कराता है और उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो ये संस्थान 58 ऐसे संस्थानों की स्थापना की गई है स्व सहायता समूह को सहायता देने के लिए। 58 संस्थानों, करेंट डाटा भाई, SHG संवर्धन संस्थान कितना तो बनाया गया छत्तीसगढ़ में, 58, जिसमें से 31,34,000 रुपए इस संस्थान को दिया गया है, फंड प्रोवाइड किया गया डेवलपमेंट के लिए। इस संस्थान को कितना फंड दिया गया गवर्नमेंट साइड से, ग्रामीण विकास मंत्रालय से 31,34,000 का लोन दिया, मतलब फंड दिया गया है, जिसमें अनुदान सहायता छूट कितना का दिया गया है, 866.54 लाख, इतने का इसमें छूट है। देखिए इनको
अनुदान सहायता तो जो दी गई है 866.54 लाख रुपए का अनुदान सहायता दी गई है। और इसको ध्यान रखना, संवर्धन संस्थान के लिए 31,34,000 रुपये उनको फंड दिया गया, उसके डेवलपमेंट कराने के लिए इनको पैसा दिया गया है। अनुदान सहायता 866 लाख रुपए। तो ये हो गया आपका बैंक लिंकेज कार्यक्रम से संबंधित डाटा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, संवर्धन संस्थान पूछ सकता है कितना ठुआ है, कितना ठुआ है, ठीक, ये याद रखना। तो SHG के डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम, देखो जो स्व सहायता समूह है उसको डिजिटलाइज कराने के लिए, मतलब नेट से जोड़ने के लिए, इंटरनेट के माध्यम से उनका पूरा डाटा को कलेक्ट करके सर्वर पे अपलोड करने के लिए डिजिटलाइज कर देना, ठीक है। सब चीज़ आजकल डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है। तो उसी तरीके से डिजिटाइजेशन के लिए ई शक्ति कार्यक्रम चलाया गया है। ई शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है बोलेगा तो ध्यान रखना, SHG के डिजिटाइजेशन से संबंधित है, उसको डिजिटलाइज करने से संबंधित है स्व सहायता समूहों को। तो ई शक्ति कार्यक्रम क्या है, इसकी शुरुआत हुई थी 15 मार्च 2015 से, नाबार्ड के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था 15 मार्च 2015। नाबार्ड इसके लिए फंड प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अब स्व सहायता समूह SHG अभिलेखों, अभी क्या होगा इससे, जब डिजिटलाइज हो जाएगा स्व सहायता समूह तो उसका जो अभिलेख है ना, जितना भी डॉक्यूमेंट है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, कोई उसको चेंज नहीं कर पाएगा। सर्वर पे एक बार अपलोड हो गया तो उसके बाद अपडेट करने के लिए आसानी होगा, सर्वर पर डाल के अपडेट कर सकते हैं। रख रखाव किया जाएगा, मतलब कि अब वो देखो पेपर वाला कोई रहेगा नहीं। पेपर, अब देखो क्या होता था कि कई बार पूरा डॉक्यूमेंट बना के रखे हुए हैं, पहले क्या होता था सब चीज़ डिजिटलाइज नहीं हुआ था तो पेपर, बहुत सारी फाइल पड़ी हुई है ऑफिसेस में, अब उसको चूहा कुतर दिया या दीमक खा गया तो पूरा डॉक्यूमेंट सब खत्म हो जाता था। अब उसका सब टेंशन नहीं है, तो ये सब डिजिटलाइज करने के लिए ये भी एक रख रखाव सही तरीके से हो सके, समूह की समुचित पोषण और सुदृढ़ीकरण होगा, ठीक है। अच्छे से उसको चीज़ों का बेनिफिट मिल पाएगा और अनियमितताएं दूर होंगी। वही अनियमितताएं जो मैं आपको बताया दिक्कत हो जाता था वो सब चीज़ दूर होगा, ठीक है। तो डिजिटलाइज करने से संबंधित जो भी बेनिफिट जो बाकी योजनाओं में मिलता है वो इसको मिलेगा। बैंकों को ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। पूरा चीज़ एक जगह पे सर्वर पे कभी भी क्लिक करके पासवर्ड डालेंगे, वो लोग देख लेंगे कि कितना लोगों को ऋण दिया गया, कितने लोगों को नहीं दिया गया, कितना क्या क्या दिक्कत आया है, और फिर उसको निर्णय लेने में आसानी होगी। ऐसे में इतना सारा फाइल छानना पड़ता था पहले, तो वो निर्णय लेने में आसानी होगी। 31 दिसंबर 2021 को 6 जिलों को में इसको चालू किया गया, मतलब ये इतने जिलों में इसको डिजिटलाइज किया गया, ई शक्ति कार्यक्रम को चालू किया गया 6 जिलों में, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़ और दंतेवाड़ा, ठीक है। ध्यान रखना, राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़ और दंतेवाड़ा 31 दिसंबर 2006 को 6 जिले को चालू किया गया, 6 जिलों में। अब इसके तहत कौन कौन से स्व सहायता समूह को जोड़ा जाएगा, किस किस योजना के तहत स्व सहायता समूह को जोड़ा जाएगा, तो PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना, पढ़ा चुका हूँ इसको मैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत SHG के सदस्यों को लाया जा रहा है। मतलब इसके अंतर्गत जो SHG के सदस्य हैं उन सबको इसके माध्यम से जोड़ा जा रहा है, इन योजनाओं को इसका लाभ मिल रहा है, ठीक है। इन जिलों में SHG के देखो, अब देखो ये 6 जिले जो हैं उसमें वर्तमान का डाटा बता रहा हूँ। ये 6 जिलों में SHG के बचत खाते कुल कितने हैं 2,25,597। पेंशन सुविधा, इन खातों में पेंशन सुविधा 27,078 लोगों को दिया गया है और बीमा किया गया है 1,83,351 लोगों का बीमा किया गया है, ठीक। तो ये डेटा को ध्यान रखना, जिले के SHG में बचत खाते इतने हैं, पेंशन सुविधा इतना है और बीमा इतने लोगों को करवाया गया है। ये इंपॉर्टेंट डाटा है। अभी तक कितने स्व सहायता समूह को डिजिटलाइज किया गया कि 43,853, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 43,853 स्व सहायता समूहों को डिजिटलाइज किया जा चुका है, जिसमें से ऋण दिया गया है 40% समूह को। इसमें का 40% निकाल लेना, जितना 40% या फिर इसको परसेंटेज को ही याद रखे रहना बस। तो इतना समूहों को डिजिटाइज किया गया और 40% समूह को क्या दिया गया है, ऋण उपलब्ध कराया गया है, ठीक। तो ये डाटा याद रखना अच्छे से, ये डाटा को ध्यान रख सको तो देख के चले जाना एक बार, लेकिन मैं है तो बता दिया हूँ आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट, आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास। ये पिछले बार के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 के पेपर में पूछा है, तो वो समय का डाटा अलग था, अभी अलग है, तो इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं। आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास 21 जिलों में। अब देखो, आदिवासी विकास निधि के तहत वाड़ी विकास मतलब एक आदिवासी विकास निधि रहता है, जिसमें से आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनको क्या किया जाता है, इस फंड से, एक फंड है ये, जिसके माध्यम से आदिवासी क्षेत्र में जो आदिवासी लोग हैं उनको क्या किया जाता है, आर्थिक रूप से सक्षम किया जाता है, ताकि वो आजीविका का साधन तलाश करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके। तो इस निधि से किसको फंड दिया जाता है, आदिवासी लोगों को, आदिवासी क्षेत्रों में। तो इसी निधि के तहत क्या किया, वाड़ी विकास, वही उसी तरीके, मतलब इसको डेवलपमेंट के लिए फंड देना। तो 21 जिलों में कुल 85 वाड़ी विकास परियोजनाएं स्वीकृत हैं, ठीक है। वाड़ी विकास परियोजनाएं स्वीकृत है कितना, 21 जिलों में 85, यही पूछा था,
यही क्वेश्चन को। तो उस समय दूसरा था, अब ये अलग आएगा। 21 जिलों में अभी तक 85 वाली परियोजनाएं स्वीकृत है। मार्च 2021 तक 220.72 करोड़ का अनुदान दिया जा चुका है, मतलब छूट इतने तक दी जा चुके। तो पिछले बार इसको पूछा था, तो इस बार इसको पूछ सकता है, ठीक है। और 56,163 आदिवासी परिवार को शामिल किया गया है आदिवासी विकास निधि के तहत, मतलब इसमें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इतने परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को अपडेट करके रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, और ये पूछ सकता है कि ई शक्ति किससे संबंधित, कार्यक्रम किससे संबंधित है। ये सब चीज़ें लगभग मुझे इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने आप लोग को और कवर किया। बाकी 3 योजनाएं तो ग्रामीण विकास की है ही योजनाएं। अब आपका ग्रामीण विकास की सारी योजनाएं खत्म हो चुकी हैं। अगर आप लोग को और कोई योजना पढ़ना है, मेरे हिसाब से ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाएं जितनी थी, है ना, जो लिखा हुआ है उसमें, वो सब चीज़ों को मैंने ग्रामीण विकास की जितनी भी योजनाएं हैं सबको कवर करवा दिया है। जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो सब चीज़ें। आपको अगर कोई और योजना आपको अगर पढ़ना है, ठीक है, इतने योजनाओं के बाद भी कोई योजना आपको पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझे वो योजना इंपॉर्टेंट लगी आप लोग के दृष्टिकोण से, एडीओ के दृष्टिकोण से, तो मैं उसको करवा दूंगा। नहीं तो अगला एक वीडियो और आएगा ग्रामीण विकास का, उसमें मैं कुछ मनरेगा से संबंधित अपडेट है, कुछ एनआरएलएम से संबंधित अपडेट है, और 1-2 चीज़ें हैं जो अपडेट करवानी है मुझे। वो चीज़ें मैं, वो छोटा वीडियो रहेगा, उसमें मैं चीज़ों को अपडेट करवाऊंगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आप लोग को करना है अपने नोट्स में अपडेट। तो वो अपडेट आप लोग करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो रहेगा वो ग्रामीण विकास का लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक डिफरेंस भी बताऊंगा मैं, जो पिछले पेपर में आया हुआ है। तो वो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको जरूर देखिएगा। और वो जो रहेगा ग्रामीण विकास का लास्ट क्लास रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।